लेकिन मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि बाबर आउट ऑफ फॉर्म है। ये एक ड्रीम टीममेट है और किसी भी कैप्टन के लिए एक ड्रीम टीममेट है, क्योंकि वो कभी भी उसकी तरफ से ना नहीं होती। हमने रेड बॉल परफॉर्मेंसेस को थोड़ी सी वेटेज, ज्यादा वेट देने की कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली नहीं कहना चाहिए, बट शाहीन ने एक स्पेल में काफी ज्यादा क्रिकेट खेल ली थी। हेलो एंड वेलकम बैक। आज एक और बड़ी जबरदस्त क्रिकेट पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम क्रिकेट के ऊपर बात करेंगे। ऑब्वियसली थोड़े से नंबर्स और स्टैट्स भी हम डिस्कस करेंगे। नन अदर देन पाकिस्तान टेस्ट कैप्टन शान मसूद, जो कि अभी काफी बिजी भी हैं फर्स्ट क्लास सीजन में, लेकिन उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। शान, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू मजहब भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। ये बताएंगे कैसा जो है वो चल रहा है। ये अभी आप आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रॉफी जो हो रही है वो भी खेल रहे हैं, और उससे पहले बिजी सीजन था ऑस्ट्रेलिया में। ओवरऑल कैसा सम अप करते हैं, स्पेशली अगर हम आपकी टेस्ट कैप्टनसी की बात करेंगे, कितना बड़ा जो है वो चैलेंज रहा है? हम देखें, काफी चैलेंजिंग ईयर रहा है ऑन अ पर्सनल फ्रंट। आई थिंक जब साल शुरू हुआ था, उसमें काफी चीजें थी एज एन इंडिविजुअल जो मैं चाह रहा था वो हो। आई थिंक उस तरीके से नहीं हुई जिस तरीके से पास में हुई थी परफॉर्मेंसेस, चाहे वो पीएसएल हो, चाहे वो वनडे की जो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज थी वो हो। बट हमेशा देखें, क्रिकेटर के पास जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है वो क्रिकेट खेल के परफॉर्मेंसेस देना होती है। आई वाज लकी कि मेरे साथ काउंटी का एक्सपीरियंस रहा ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, जिसमें मैं वहाँ जाके तीनों फॉर्मेट्स खेले। पाकिस्तान में आके डोमेस्टिक सीजन खेला। परफॉर्मेंस स्पेशली फर्स्ट क्लास क्रिकेट में काफ़ी अच्छी हुई, फिर लिस्ट ए में बेहतर हुई। एंड देन द अपॉर्चुनिटी ऑफ कैप्टनसी केम अप अराउंड अराउंड दैट टाइम, जब मैं पाकिस्तान में डोमेस्टिक वनडे कप खेल रहा था। काफ़ी चैलेंजिंग था। जब आप काफ़ी फेजेस से गुजरते हैं, जिसमें कुछ फेजेस में रन्स नहीं हो रहे थे, फिर एकदम से एक बूम आया डोमेस्टिक क्रिकेट में जहाँ काफ़ी रन्स हुए। उसी के साथ कैप्टनसी मिली। कैप्टनसी में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी चेंजेस करने का, जिस वे से आप बिलीव करते हो कि क्रिकेट खेली जानी चाहिए। देखें, सबका अपना एक इंडिविजुअल प्लान होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है। बट ऑब्वियसली जब आप सीजन के बीच में ज्वाइन करते हैं, जैसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हमारी ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको शुरू में देखनी होती हैं, जो ऑलरेडी टीम का हिस्सा होती हैं, जो ऑलरेडी टीम का एक प्लेइंग स्टाइल होता है, और फिर आप छोटी छोटी चेंजेस आप करते हैं। एकदम से ड्रास्टिक चेंजेस करना, आई थिंक वो बहुत चैलेंजिंग चीज होती है। वो करनी भी नहीं चाहिए। आपको इक्वल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए चीज़ों को, प्लेयर्स को। तो काफ़ी एक चैलेंजिंग टाइम था, जिसमें एक पर्सनल फ्रंट पे भी मैं अपना गेम थोड़ा सा बेहतर करना चाह रहा था, और फिर साथ में जब कैप्टनसी आई तो उसके भी जो नए चैलेंजेस आए, उनको भी मैनेज करना पड़ा। अच्छा शान, आपने पर्सनल परफॉर्मेंस की बात की। अ, अगर हम देखें, आपका जो स्टाइल ऑफ प्ले था वो तो थोड़ा डिफरेंट नजर आया कंपेयर टू अदर पाकिस्तान बैटर्स। आपका जो स्ट्राइक रेट था वो 67 था, और एक स्टेज में सीरीज में तो वो 70-80 के आसपास भी था। लेकिन पाकिस्तान के जो बाकी प्लेयर्स हैं शायद उनका स्टाइल ऑफ प्ले थोड़ा डिफरेंट था। तो ये जरा थोड़ा सा डिफाइन करें कि मतलब कि एक बैटर 70 के ऊपर खेल रहा है, दूसरे जो है वो 30-40 पे खेल रहे हैं, तो ये मतलब कि इसके पीछे क्या प्लानिंग थी? देखिए, इसमें आपको, आई थिंक इसको आपको दो नज़रियों से देखना होगा। एक ऑन एन इंडिविजुअल फ्रंट, आई थिंक ओवर द लास्ट 3 इयर्स, इवन 4 इयर्स कह लें, कि जो भी मेरी क्रिकेट में बेहतरी आई है, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो, कोई भी लीग क्रिकेट हो, उसमें मैंने कोशिश की है कि अपनी जो रन्स के जो एक वो स्ट्राइक रेट है या एंटी है उसको बढ़ाने की, वो मैंने पर्सनली एक इंडिविजुअल लेवल पे की है। फिर फॉर्चुनेटली इनफ मैंने कई जगह कप्तानी भी की है, चाहे वो काउंटी क्रिकेट हो, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो, एंड नाउ इंटरनेशनल क्रिकेट। तो हर किसी का, मैं जैसे कहता हूँ कि एक प्लान होता है। ऑन एन इंडिविजुअल फ्रंट मेरा एक प्लान था कि भाई मेरी बैटिंग तभी बेहतर होती है कि जब मैं बॉलर्स पे प्रेशर डालता हूँ, थोड़े रन्स करने जाता हूँ, क्योंकि जहां आप 50 बॉलों पे 20-22 रन्स कर रहे थे, वहीं अब 50 बॉलों पे कभी कभार 50 रन्स भी हो जाते हैं, जो एक काफी 28-30 रन्स का जो फर्क होता है वो काफी होता है। इवन इन ए टेस्ट मैच वो काफी होता है। अम, मैंने ये नोट किया एज ए कैप्टन कि टेस्ट मैच के दो असूल हैं, जो जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। एक तो सबसे बड़ा जो आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है कि आपने 20 आउट करने हैं। आई डोंट थिंक, बहुत कम अपॉर्चुनिटीज होती हैं जिसमें दूसरी टीम डिक्लेयर कर देती है कि आप 20 आउट नहीं करने पड़ते और आप टेस्ट मैच जीत सकते हैं, वरना 20 आउट इज ए नॉन नेगोशिएबल। और सेकंड जो मैंने चीज नोट की, जो टीमें दूसरी टीमों से एक बेहतर रन रेट पे स्कोर कर रही थी,
वो लोग टेस्ट मैच में टाइम भी सेव कर रहे थे 20 आउट करने का, और वो लोग टेस्ट मैच में आगे भी रह रहे थे दूसरी टीमों से। और आई थिंक हमारे लिए सबसे बड़ा लेसन ही पर्थ में ये था कि जब हम पर्थ में खेले पहला टेस्ट, तो हमने और ऑस्ट्रेलिया ने ऑलमोस्ट एक जितने ओवर्स खेले थे। मैंने प्रेस में उसमें प्रेजेंटेशन में भी कहा था, जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन हुई थी, उसमें ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ओवर्स खेले, नंबर ऑफ ओवर्स ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया ने 4.5 रन की एवरेज से रन किए, हमने 2.5 रन की एवरेज से रन किए। और उसमें हम गेम में जो 200 रन, 250 रन पीछे हुए, वो मेरे लिए, मेरी नज़र में आई थिंक वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। um, तो एज एन इंडिविजुअल ये तो मेरे पास चीज़ थी। अब जब मुझे कैप्टनसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, तो ऑब्वियसली आप कोशिश करते हैं थ्रू एक्शंस और थ्रू योर ओन परफॉर्मेंसेस आप इस चीज़ को टीम में भी लाने की कोशिश करें। लेकिन देखें, जैसे मैंने कहा कि आप एकदम आके चीज़ें चेंज नहीं कर सकते, यू हैव टू गिव पीपल टाइम। मैसेज हमारा क्लियर था, हमने कोशिश की कि हम टीम गोल आगे रखें, और आई थिंक उसका हमें थोड़ा सा, जो वो कहते हैं, एक टेस्टर हमें सिडनी में मिला, जहां हमने जब 72 ओवर्स खेले, उधर हमने 313 रन किए। जब नॉर्मली हमने बहुत बार देखा है कि उन्हीं कंडीशंस में टीम अक्सर 70 ओवर खेल के 200 210 रन करती हैं, कभी कभार 95 के बाद 150 पे आउट हो जाती हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत अच्छा साइन था कि जहां हम 200 करते थे पहले, वहां हमने 313 की, और वही चीज उसने हमें मैच में हेड रखा था, अनफॉर्चुनेटली, अनटिल जब तक हमारा थर्ड इनिंग्स में कोलैप्स हुआ था। तो ये वो चीज़ है मजर भाई, जिसमें हमारी कोशिश ये है कि इंडिविजुअली मैं उस चीज़ को दिखाने की कोशिश करूं, बट ऑब्वियसली इसमें मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो 50 60 और 30 30 रन से स्कोर्स थे, ये थोड़े और बड़े स्कोर्स हों, ताकि प्लेयर्स इसमें बाय इन करें और आपको कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट नजर आए। और वो कुछ प्लेयर्स में आपको नजर भी आया है। आप हाईलाइट आप देख सकते हैं कि कुछ प्लेयर्स ने भी अपना अटैकिंग इंटेंट उधर उधर थोड़ा शो किया ऑस्ट्रेलिया में, और ये आहिस्ता आहिस्ता जितनी टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, मेरी नज़र में उतना हमारे में ये इंटेंट आएगा। अच्छा, शान, आप काफी नंबर्स की बात कर रहे हैं। जो आखिरी टेस्ट मैच था उसमें आई नो कि पाकिस्तान को इतनी स्ट्रांग पोजीशन में नहीं था आखिरी इनिंग्स में, लेकिन आमिर जमाल को जो है वो बहुत देर तक बॉलिंग नहीं दी गई। और उसके ऊपर मैंने जो देखा कि काफी लोगों ने जो है वो मतलब कि उसके ऊपर एतराज भी किया कि ये किस तरह की ये जो है वो प्लानिंग है। तो आई मीन मुझे तो इस पर कोई एतराज नहीं, क्योंकि अगर आप डेटा देखें तो आमिर जमाल ने जो शुरू के जो 20 ओवर्स होते हैं इनिंग्स के, पूरी सीरीज में कोई आउट नहीं किया था। तो आपके पीछे भी मतलब आपकी प्लानिंग के पीछे भी ये डेटा था, या सिर्फ एक इंस्टिंक्ट थी कि यार नहीं, इसको सिर्फ जो है वो हमने पुराना बॉल ही देना है? मतलब है, बिल्कुल मेथड था, हर चीज में मेथड था। और जहां देखें 130 में अगर आप किसी को, कौन सा ओवर आमिर जमाल ने किया था, कोई आई थिंक 14 15 ओवर के बाद उसने आई थिंक बॉलिंग हम्म। शुरू की थी। तो जी अगर जी। आप वैसे ही देखेंगे, तो आमिर जमाल का जब इंट्रोडक्शन होता भी था टेस्ट क्रिकेट में हमारी बॉलिंग लाइनअप में, ज्यादातर उसका इंट्रोडक्शन उसी वक्त पर होता था। मेथड ये था कि जब सिडनी की पिच थी, हम देख रहे थे कि विकेट में वेयर एंड टेयर बहुत ज्यादा था, तो हमने ऑप्ट किया कि हम स्पिनर से स्टार्ट करेंगे। और जो मेन स्पिनर खेल रहा था, जो स्पेशलिस्ट स्पिनर खेल रहा था, हमने एक एंड से उससे बॉलिंग करवाई। दूसरे एंड से हमने ये डिसाइड किया कि जब नया बॉल होता है, तो आपको आपका नए बॉल का बेस्ट बॉलर कौन है। हमने कोशिश की कि हम मीरू से 1 2 ओवर हम लोग स्विंग का चांस लेंगे, कि अगर कुछ बॉल स्विंग हो जाए, सीम हो जाए, कुछ भी हिट कर सकती है। जैसे स्टार्क ने अब्दुल्ला शफीक को एक बॉल किया था, उस बॉल अच्छी खासी मूव हुई थी, और वो एक विकेट थी जिसने उनके लिए गेट खोल दिया था। 2 ओवर बाद हमने मीरू को हटा दिया। 2 ओवर का एक बहुत छोटा स्पेल होता है। नेक्स्ट चीज जो मैंने सोची थी, वो ये सोची थी कि इन कंडीशंस में कौन सा बॉलर इफेक्टिव हो सकता है, जो हमें यहाँ फास्ट बॉलर्स में से विकेट दिला सकता है। हसन अली का इसलिए सोचा, हस्सू का हम सब ने देखा कि जहाँ विकेट में कोई थोड़ा सा लो बॉल रह रहा होता है, वो विकेट्स को हिट करता है, उसका विकेट्स को हिट करने का जो रेशियो है वो काफी ऊंचा है। और वो अक्सर ऐसे बॉल जहाँ नीचे रहता है, वो पैडों पे मारता है, वो विकेट्स को मारता है। तो हमने समझा कि यहाँ हस्सू से हम 2 ओवर करा देते हैं। हस्सू ने भी 2 से 3 ओवर किए। अब जब 2 से 3 ओवर किए, तो वहां से ऑफ स्पिनर कर रहा था, हमने सोचा दोनों एंड से ऑफ स्पिनर करा लेते हैं। हम टैक्टिकली जा रहे थे। फिर अगर आप स्टेटिस्टिकली देखें, अगर हम आमिर जमाल हमारा बेस्ट बॉलर बिल्कुल रह चुका है, लेकिन जो देखें बेस्ट बॉलर होता है, वो बेसिकली हम बॉलिंग करते हैं पार्टनरशिप्स में। कभी भी एक बॉलर नहीं होता, कभी भी दो बॉलर नहीं होते। आपका एक बॉलिंग यूनिट होता है, और हर कोई उसके अराउंड बॉलिंग करता है। आमिर जमाल का जो रोल था, उसने जब भी अपनी सारी विकेट्स ली हैं, उसने सेकेंड हाफ ऑफ द इनिंग्स में विकेट्स ली हैं। आप इवन पर्थ का टेस्ट मैच देख लें, उसने जो आखिरी 5 लोग थे वहां आके उसने आउट किए। उसने अपने जो 6 विकेटें की, जो उसकी मेजोरिटी विकेटें थी, वो लास्ट 6 विकेट्स में से थी।
जब उसने सिडनी में आउट किए हैं, जब उसने पंजा लगाया पहली इनिंग्स में, उसमें भी उसने जब 5 आउट हो चुके थे उसके बाद आके उसने अपनी मेजोरिटी ऑफ द विकेट्स ली। और गेम का उसकी क्वालिटी ये थी कि जब हम डीप इनटू द इनिंग्स जाते थे, 80 ओवर के बाद जाते थे, उसमें तब भी एनर्जी होती थी, उसमें तब भी जान होती थी, और वो तब भी आके वो विकेट्स लेता था। तो एक चीज थी कि जहां हमें लगा कि आमिर जमाल से उस फेज में बेहतर ऑप्शंस थे हमारे पास। आपको माइलस्टोन्स को साइड पे रखना होता है। जस्ट बिकॉज किसी ने आपके लिए सबसे ज्यादा विकेटें ली है उसका ये मतलब नहीं है कि वो पहले ओवर में भी आके विकेट लेगा। हर किसी का रोल होता है। आमिर जमाल का भी रोल था, ही कम्प्लीटली अंडरस्टूड दैट। उस वक्त हमें जो लगा जिसका बेहतर रोल है, जो स्टेटिस्टिकली हमें उस जगह ज्यादा वो चांस दे सकता है विकेट का, हमने उसको ट्राई किया। अच्छा शान, बाबर आजम नो डाउट पाकिस्तान की इस जनरेशन के सबसे बड़े बैटर हैं और बड़े अरसे से वो रन्स करते आ रहे हैं, लेकिन ये एक उनका ऑस्ट्रेलिया का टूर जो है कोई इतना खास नहीं गया, और उससे पहले जो वर्ल्ड कप था उसमें भी हम ये कह सकते हैं कि जो उनका पोटेंशियल है उसके मुताबिक उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। तो आपको भी कंसर्न लगता है बाबर आजम की बैटिंग फॉर्म, या आप कह सकते हैं कि सिर्फ एक इत्तेफाक था कि उनसे रन्स नहीं हुए? देखिए, सबसे पहले ये बैटिंग आई थिंक बहुत ही एक अनफॉरगिविंग प्रोफेशन है। आपके पास एक बॉल होती है, और हर बैट्समैन, हर ग्रेट बैट्समैन के ऊपर लीन पैचेस आते हैं। तो आई डोंट थिंक कि किसी भी कंसर्न की इधर इधर कोई चीज़ है जिसमें बाबर को या इवन पाकिस्तान टीम को कंसर्न होना चाहिए रिगार्डिंग बाबर्स फॉर्म। बस अनलकी थे समटाइम्स। मजर भाई, आपने पिचेस देखी, आई थिंक एक सिडनी की पिच थी जो थोड़ी डिफरेंट थी, वरना अगर आप पर्थ और मेलबर्न सामने रखें, ऐसी पिचेस में अक्सर अच्छे बॉल्स पड़ते हैं। और जब आप ऑस्ट्रेलिया की क्वालिटी देखें बॉलिंग की, तो बाबर आजम रिसिपिएंट थे काफी अच्छी बॉलों के। चाहे वो कमिंस की आप बॉल देख लें, सेकंड टेस्ट की फर्स्ट इनिंग्स में हेजलवुड ने जो उसे दूसरे टेस्ट, वही सेकंड टेस्ट की सेकंड इनिंग्स में जो आउट किया था, पर्थ में जो उसको कमिंस ने आउट किया था। तो कभी कभार आपको बॉलिंग क्वालिटी को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छी चीज़ ये थी कि बाबर आजम स्टार्ट्स ले रहे थे, अनफॉर्चुनेटली उन चीज़ को कन्वर्ट नहीं कर पाए, लेकिन मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि बाबर आउट ऑफ फॉर्म है। बल्कि मुझे हर बार जब भी वो स्टार्ट लेते थे यही लगता था कि यहाँ से बाबर खेल गया या कोई भी हमारा इनफॉर्म बैट्समैन खेल गया, हम इस मैच को इधर से उधर ले जाएंगे। तो आई डोंट थिंक मेरे लिए पर्सनली कोई कंसर्न है रिगार्डिंग बाबर आजम। अच्छा शान, एक और जो बहुत ज्यादा डिबेट थी इस सीरीज में और सीरीज से पहले भी, वो थी सरफराज वर्सेस रिजवान। आई मीन सरफराज ने जी। बेतहाशा रन किए हुए थे फॉर पाकिस्तान इन दैट जी। सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड, अच्छी फॉर्म में जी। थे। लेकिन फिर रिजवान की भी जो है फॉर्म उसी तरह थी। तो एज ए कैप्टन जी। आपके लिए कितना मुश्किल मतलब कि ये फैसला था कि दोनों में से एक को खिलाया जाए, और सरफराज को पहला टेस्ट मैच खिलाने के पीछे जो है वो क्या प्लानिंग थी? देखें, आई थिंक ये बहुत मुश्किल डिसीजंस थे, स्पेशली कमिंग इनटू द जॉब। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप चाहते हैं कि आपके लिए आसान हो, बट ये एक बहुत बड़ा डायलेमा था। ये डायलेमा इसलिए था कि अनफॉर्चुनेटली विकेट कीपर की एक ही जगह होती है। सेकेंडली, जिस तरीके से ओवर द लास्ट ईयर और टू पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। माना कि होम में खेला है, एशिया में खेला है, श्रीलंका के अगेंस्ट खेला है, बट मिडिल ऑर्डर काफी सक्सेसफुल रहा। तो ये भी ऑप्शन के दोनों कीपर्स को खिला लें, एक को एज अ बैट्समैन, एक को एज अ कीपर, वो भी पॉसिबल नहीं था क्योंकि दोनों का एक्सपीरियंस है, दोनों ने रन्स किए हुए। फिर एक और डायलेमा ये था कि सैफी भाई ने ऑस्ट्रेलिया में 2016 में जब वो खेले तो वो 50 के एवरेज से खेले, उन्होंने अच्छे अच्छे स्कोर्स किए उधर। और जब रिजी 2019 में खेला तो रिजी ने भी बहुत अच्छे स्कोर्स किए। आई थिंक वो सेकंड टॉप स्कोरर था पाकिस्तान की तरफ से सीरीज में। फिर रिजी को एक एडवांटेज था कि वो लास्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप में भी आ चुका था, उसको कंडीशंस का आइडिया था। दो ग्राउंड्स ऐसे थे, दो विकेट्स ऐसी थी जहां वो खेल चुका था, इवन सिडनी में खेल चुका था, बल्कि तीनों ग्राउंड्स में वो खेल चुका था लास्ट ईयर। हमने ये सोचा सैफी भाई को खिलाने में कि एक तो उनकी परफॉर्मेंसेस थी, अनफॉर्चुनेटली एक कंकशन प्रोटोकॉल की वजह से श्रीलंका में वो सेकंड टेस्ट नहीं खेल सक, मतलब उनको अपनी इनिंग्स छोड़नी पड़ी। उससे पहले न्यूजीलैंड से उन्होंने काफी रन्स किए। फिर सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर आप रीसेंट उसमें वो देख लें जो हमने कोशिश की थी इन लाइन विद सिलेक्शन पॉलिसी, हमने रेड बॉल परफॉर्मेंसेस को थोड़ी सी वेटेज, ज्यादा वेट देने की कोशिश की थी। वो इसलिए कि आप देख लें कि ये हमारी सिलेक्शन पॉलिसीज में रिफ्लेक्ट किया कि हम कायद आजम ट्रॉफी खेले, उसमें खुर्रम शहजाद ने परफॉर्म किया, खुर्रम शहजाद पहला टेस्ट खेले, फहीम अशरफ ने परफॉर्म किया, वो खेले, आमिर जमाल पिछले 3 साल से रेड बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट, वो खेला, किसी वक्त मीर हमजा वापस टीम में आया। तो हमने कहीं ना कहीं रेड बॉल परफॉर्मेंस को हमने
उनका ड्यू दिया कि देव बिन प्लेइंग रेड बॉल क्रिकेट, वो ज़्यादा अकस्टम होंगे प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट रादर देन पीपल दैट हैव नॉट प्लेड रेड बॉल क्रिकेट फॉर अ व्हाइल। इसी चीज़ में सैफी भाई की कायदे आजम ट्रॉफी में परफॉर्मेंसेस काफ़ी अच्छी थी, उनकी टीम चैंपियन बनी, वो मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर बने कायदे आजम ट्रॉफी के। वेयर एज रिजवान करंटली उस वक्त खेल रहा था वनडे क्रिकेट, वाइट बॉल क्रिकेट प्रिडोमिनेटली, तो हम समझे कि सैफी भाई एक बेटर शेप में है टू स्टार्ट ऑफ द सीरीज। और इसीलिए हमने सैफी भाई को, हमने अपना पहला ही जो हमारा फर्स्ट क्लास मैच था वहीं से हमने सैफी भाई को चांस दिया, जहां उन्होंने एक अच्छी आई थिंक 40 ऑट की कंट्रीब्यूशन भी की, अच्छे शेप में लगे, अच्छे निक में लगे। और फिर जब वो फर्स्ट टेस्ट खेले तो ऑब्वियसली अनलकी रह के, वही मैं बोलूंगा कि कभी कभार बॉलिंग की क्वालिटी ऐसी होती है कि जाते जाते जब बंदा आउट होता है आप उस चीज का अफसोस नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते कि बॉलर्स की जो क्वालिटी है, आपको अच्छे बॉल पड़ सकते हैं, आपको विकेट टेकिंग बॉल पड़ सकते हैं। हमने सेकंड टेस्ट में सिर्फ जो डिसीजन लिया वो हमने एक कंडीशनल बेसिस पे लिया। आपने देखा होगा कि मैंने बाकी टीमों में भी जिसमें भी कप्तानी की है, कभी कभार हमने कंडीशंस को देखते हुए हमने डिसीजन लिया, हमने किसी भी तौर पे सैफी भाई को ड्रॉप नहीं किया। हमने यही एक मैसेज जो अपनी टीम के अराउंड जो हमने मैसेज रखा वो ये था कि हमें लगा कि इन कंडीशंस में इस वक्त अब रिजवान को प्रेपरेशन का टाइम भी मिल गया है, 3 हफ्ते से उसने रेड बॉल की प्रैक्टिस की है। इन कंडीशंस में इस वक्त लग रहा है कि रिजवान एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है टीम के लिए एज अ बैट्समैन एंड एज अ विकेट कीपर, तो सिर्फ हमने उसको देखते हुए सैफी भाई को अगले 2 टेस्ट के लिए रेस्ट दिया। जहां कंडीशंस आएंगी, जहां हमें लगेगा कि इधर सैफी भाई का ज्यादा एज है, उनको ज्यादा यूटिलाइज किया जा सकता है, वहां उनको जरूर करेंगे। और किसी भी वे में ये ड्रॉप नहीं किया था, ये कंडीशनल डिसीजन था जो आई थिंक कोई भी अच्छी टीम हो उनको लेने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू गो फॉरवर्ड एज ए टीम। अच्छा शान, इस सीरीज में जो एक और हमने चीज देखी वो मतलब बड़ी सरप्राइजिंग थी काफी लोगों के लिए, कि लास्ट मैच में शाहीन अफरीदी ने जो है वो रेस्ट किया। कभी ऐसा हुआ नहीं है कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो है वो आपका एक इतना मेजर जो प्लेयर है वो रेस्ट करे। नॉर्मली प्लेयर्स व्हाइट बॉल में करते हैं। तो ये क्या प्लेयर्स की थोड़ी प्रायोरिटी चेंज हो रही है? लाइक क्या T20 क्रिकेट की तरफ प्रेफरेंस जा रही है आहिस्ता आहिस्ता? देखें, हमें इंडिविजुअल केसेस पे बात करनी चाहिए। शाहीन का हम सबको पता है कि वो बिल्कुल, अगर आप उसका एटीट्यूड देखें, वो क्रिकेट नहीं छोड़ता, बल्कि उसको इस बात पे भी उसको उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट देना चाहिए कि वो इंजर्ड, जब इंजरी भी हुई थी तब भी खेल रहा था, इंजरी से वापस भी आया था, तब भी उसने अपने आप को पुश किया था। अम, तो आई थिंक शाहीन एक ऐसा कैरेक्टर है जो कोई क्रिकेट नहीं छोड़ता, वो हर मैच खेलना चाहता है, हर मैच में 150% देता है। कभी कभार उसको आपको कहना पड़ता है कि शाहीन आराम से बॉल के पीछे भागो, या थोड़ा इजी हो जाओ, थोड़ा सा रेस्ट ले लो, क्योंकि आई थिंक वो एक एक आप कह सकते हैं कि एक ड्रीम टीममेट है, और किसी भी कैप्टन के लिए एक ड्रीम टीममेट है, क्योंकि वो कभी भी उसकी तरफ से ना नहीं होती। टेस्ट मैच भी देख लें आप, मेलबर्न का टेस्ट देख लें, आई थिंक ही बोल्ड 50 और 50+ ओवर्स उसमें। आई थिंक बहुत बहुत हाईली क्रेडिबल चीज़ है जब भी कोई आपको ऐसा बॉलर मिलता है जो कभी भी मना नहीं करता। अभी उसने स्पेल किया था 5 ओवर का पर्थ में। एक 3 ओवर के बाद मैंने उससे फिर पूछा कि तुम लंच से पहले एक स्पेल चाहोगे 2 ओवर का? उसने कहा कि क्यों नहीं, आप बस मुझे बताएं कौन से एंड से करनी है। आई थिंक अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि शाहीन ने एक, अनफॉर्चुनेटली नहीं कहना चाहिए, बट शाहीन ने एक स्पेल में काफी ज्यादा क्रिकेट खेल ली थी, जो अगर आप देखें वाइटैलिटी ब्लास्ट खेली, 100 के बाद उसने श्रीलंका के 2 टेस्ट खेले, उसके बाद अफगानिस्तान सीरीज खेली, फिर वर्ल्ड कप खेला, वर्ल्ड कप के बाद सीधा ये ऑस्ट्रेलिया टूर आया। और फिर इसके बाद भी काफी क्रिकेट है। अगर आप देखते रहे, आई थिंक शाहीन ने नॉन स्टॉप क्रिकेट खेलनी है। um, जैसे आपने देखा होगा, हमारे भी बॉलर्स, उनके लोड्स मॉनिटर होते हैं, उन पे जीपीएस ट्रैकर लगता है। शाहीन के भी बहुत डिलिजेंटली उस चीज़ को यूज़ करते हैं, बहुत रिलीजियसली उस चीज़ को यूज़ करते हैं, और कहीं ना कहीं इंडिकेशन आता है कि जब बॉलर के लोड्स इतने ज़्यादा हो सकते हैं तो एक एक इंजरी का रिस्क हो सकता है। तो कभी कभार आपको एक शॉर्ट टर्म लॉस लेनी होती है फॉर अ लॉन्ग टर्म गेम, फॉर अ लॉन्ग टर्म गेन। वो अनफॉर्चुनेटली हमें उस चीज़ को थर्ड टेस्ट के उसमें लॉस में लेना पड़ा कि शाहीन हमारे लिए अवेलेबल नहीं था। बट आगे देखते हुए देखें, पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा क्रिकेट है, T20 सीजन भी है, T20 सीजन के फौरन बाद टेस्ट सीजन है हमारी, जो तीन नहीं बल्कि 4 सीरीज जो हैं वो ऑलमोस्ट बैक टू बैक हैं।
तो उसमें शाहीन का होना ज़्यादा ज़रूरी था रादर देन वन पर्टिकुलर टेस्ट मैच जहां काफ़ी रिस्क थे ऑफ शाहीन बीइंग इंजर्ड। तो आई थिंक दिल पे पत्थर लेके डिसीजन डिसीजन ज़रूर लिया सबने, शाहीन का लॉस ज़रूर महसूस किया, बट कभी कभार आपको ऐसे डिसीजंस क्रिकेट में लेने होते हैं। अच्छा, तो शान, इस तरह के मामलों में ये प्लेयर का पर्सनल डिसीजन होता है, यानी कि प्लेयर खुद आके कहता है कि मेरा वर्कलोड बहुत ज्यादा हो गया है, या ओवरऑल मैनेजमेंट का ये डिसीजन होता है? नहीं, आई थिंक हमेशा कलेक्टिव होता है इसमें, कभी भी आपको किसी को आइसोलेट नहीं करना चाहिए। आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ है, देखें मजहर भाई, ये टीम स्पोर्ट है। टीम की और मुल्क की जो बेहतरी आती है उसके आगे कोई चीज़ भी नहीं है, कोई इंसान भी नहीं है। कोशिश यही होती है कि हम एक दूसरे की केयर करें। देखें, शाहीन पाकिस्तान का प्लेयर है, पाकिस्तान का नंबर वन बॉलर है, लीडिंग बॉलर है, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो कहीं लगता है कि उसके साथ कोई भी रिस्क अटैच्ड है उसके खेलने से, तो कभी कभार आपको अनफॉर्चुनेटली ऐसे डिसीजंस लेने होते हैं बड़ी तस्वीर देखते हुए। अच्छा, लेकिन शान, जिस तरह आपने बोला कि बहुत ज्यादा क्रिकेट है, तो बात तो फिर वही पे ही आ जाती है कहीं ना कहीं कि ज्यादा क्रिकेट में पहले लोग व्हाइट बॉल क्रिकेट को छोड़ देते थे, लेकिन अब क्योंकि शायद जो मॉनेटरी बेनिफिट है, यानी कि जो पे स्केल प्लेयर्स का व्हाइट बॉल क्रिकेट में है, फ्रेंचाइज क्रिकेट में या T20 क्रिकेट में उतना टेस्ट क्रिकेट में नहीं है, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि प्लेयर्स में, शाहीन की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल पूरी दुनिया में, कि प्लेयर्स जो हैं वो थोड़ा फोकस उनका T20 क्रिकेट की तरफ जा रहा है। देखिए मजहर भाई, आई थिंक इसमें कोई दो राय नहीं है। आई थिंक हम रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स देखी हैं रिगार्डिंग साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की सीरीज, इंटरनेशनल क्रिकेट में काफ़ी चेंज आई है। अनफॉर्चुनेटली उनकी लीग ऐसे वक्त पे पेंसिल इन हुई हुई थी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की एक टेस्ट सीरीज है न्यूजीलैंड के लिए जो साउथ अफ्रीका के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, उसके लिए वो एक कम्प्लीटली रिवैम्प टीम भेज रहे हैं, क्योंकि उनके जो फर्स्ट फर्स्ट 11 के या जो फर्स्ट टीम प्लेयर्स हैं उनके, वो सारे उनकी लीग में बिजी हैं। लीग क्रिकेट काफ़ी लुक्रेटिव है, लीग क्रिकेट के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। जब आप ऑब्वियसली ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, आप हाईएस्ट लेवल ऑफ कोचेस के साथ आप अपना ट्रेड सीखते हैं, आप हाईएस्ट लेवल ऑफ प्लेयर्स के साथ खेलते हैं, उनके खिलाफ खेलते हैं। आई थिंक लीग क्रिकेट के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं, बट आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन हम, मतलब जो भी क्रिकेट की बॉडीज हैं उनको आपस में बैठना होगा, और अगर टेस्ट क्रिकेट को हमने वो वाली इंपॉर्टेंस देनी है, और अगर हम चाह रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट सरवाइव करे, तो हमें अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी होंगी जहाँ बेस्ट टीमें टेस्ट क्रिकेट खेलें, जहाँ बेस्ट प्लेयर्स टेस्ट क्रिकेट खेलें, और जहाँ ऐसे इश्यूज ना आए जहाँ मेजर मेजर प्लेयर्स आपके टेस्ट क्रिकेट मिस कर रहे हैं। तो शान, आपके पास अगर ये अथॉरिटी हो, या अगर आप उस टेबल के ऊपर बैठे हो, तो आपका क्या मशवरा होगा कि टेस्ट क्रिकेट को कैसे बचाया जा सकता है, या क्या फ्यूचर है टेस्ट क्रिकेट का? देखें मजहर भाई, बहुत मुश्किल डिसीजन है कि देखें गेम एट द एंड ऑफ द डे एक 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 कमर्शियल, एक ब्रांड भी है, एक प्रोडक्ट भी है। जिधर डिमांड है उधर आपको उस चीज़ की रिस्पेक्ट भी देनी होगी। बट आई थिंक हम सब क्रिकेट के जो भी लोग हैं, क्रिकेट से एसोसिएटेड हैं, हम सब की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमने इस गेम को आगे लेके चलना है। आई डोंट नो, मे बी आप देख रहे होंगे शायद जैसे बातें हो रही हैं, कि आपको शायद ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट 5 डे से 4 डे क्रिकेट बाद में नजर आए, उससे एक आध दिन सेव होते हुए 2 टेस्ट के बजाय आपको शायद 3 टेस्ट भी मिल जाए। आई थिंक किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत है। जैसे हमने बात की कि जो इंग्लैंड हो गई, इंडिया हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, उधर रेगुलरली टेस्ट क्रिकेट हो रही है, और रेगुलर टेस्ट क्रिकेट के सीजन्स भी हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में। तो आई थिंक इसी उसमें इसको ज़्यादा लुक्रेटिव बनाने की कोशिश करें, ज़्यादा अपीलिंग बनाने की कोशिश करें, इसका एक सेपरेट विंडो हो। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना जिस तरीके से, जैसे अब मैंने बोला कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की सीरीज होने जा रही है, हो सकता है कि बाद में भी सिमिलर ऐसे इंसिडेंट्स मिले, तो काफ़ी ट्रिकी चीज़ है। क्रिकेट को हर तरह के गेम गेम जो इवॉल्व हो रहा है उसको इवॉल्व भी करना है, बट आई फील कि टेस्ट क्रिकेट को किसी ना किसी तरीके से प्रिजर्व भी करना है, चाहे वो 4 डे क्रिकेट हो, चाहे वो 5 डे क्रिकेट हो। अच्छा शान, इसी से रिलेटेड एक टेक्निकल क्वेश्चन, एज ए प्लेयर स्पेशली, आप अगर अपने बॉलर्स को मैनेज कर रहे हैं, अभी 90 जी। ओवर्स होते हैं 85 to 90 दिन के जी। अंदर, लेकिन अगर 4 डे जी। क्रिकेट हो जाती है, अगर मतलब टेस्ट मैच अगर 4 डेज का हो जाता है, तो जी। शायद 100 ओवर्स या 98 ओवर्स तक भी बात चली जाए, तो आप समझती हैं कि प्लेयर्स कंफर्टेबल होंगे फॉर दिस? मतलब है, अगर हम ऑनेस्टली टेस्ट क्रिकेट को देखें, और जो हमने स्पेशली टेस्ट क्रिकेट खेली है ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, तो एक पिंडी का ही टेस्ट था हमारी
इंग्लैंड की सीरीज देख लें, एक पिंडी का टेस्ट था जो बिल्कुल 5 डे तक गया है, ठीक है, 5th डे के एंड तक गया है। बाकी दूसरा टेस्ट 4 डेज में खत्म हुआ है, मुल्तान वाला। जो कराची वाला टेस्ट था वो भी 5th डे के बिल्कुल, वो तो इंग्लैंड ने थोड़ा सा एंड में उस तरीके से पुश नहीं किया जिसकी वजह से मैच 5th डे के कोई थोड़े से अर्ली स्टेजेस तक गया था। तो मैंने होम में भी टेस्ट क्रिकेट देख ली है अब 4 दिन की। तो जब आप वे देखें, हमारी सारी टेस्ट क्रिकेट, ये तीनों ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट 4 दिन में खत्म हुए। हम जब साउथ अफ्रीका खेलने गए तब 4 दिन में खत्म हुए। तो ज्यादातर जगहों पे आपको नजर ही ये आ रहा है कि विकेटें ही ऐसे, हम न्यूजीलैंड जो दो वो टेस्ट खेले, क्राइस्ट चर्च वाला, वो भी 4 दिन में खत्म हुआ। आई थिंक मेजोरिटी हमारे टेस्ट मैचेस 4 दिन में खत्म हो रहे हैं, और वर्ल्ड क्रिकेट में भी 4 दिन में बहुत टेस्ट मैचेस खत्म हो रहे हैं। तो आई डोंट थिंक प्लेयर्स को कोई ऐसी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, बल्कि इससे आपको मे बी टेस्ट क्रिकेट ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आएगी। अब टीम में जो जो टीम है जो जरा सा क्या कहते हैं, आराम से खेल रही थी या गेम को पुश नहीं कर रही थी, अब आपको नजर आएगा शायद सारी टीमें ही थोड़ा सा गेम को पुश करें, चाहे वो बैटिंग में हो चाहे वो बॉलिंग में हो। टेस्ट क्रिकेट के रिजल्ट्स 4 दिन में ऑलमोस्ट हर जगह आ रहे मुझे आहिस्ता आहिस्ता शान मसूद आपकी बातों से लग रहा है कि आप बेसबॉल के हैं बहुत बड़े फैन हैं। नहीं देखे मैं, बेसबॉल अगेन जैसे वो कहते हैं कि आई डोंट थिंक कि कोई ऐसा, मतलब कि इतनी कोई अटैचमेंट होनी चाहिए ऐसे टर्म से। बट देखें, उनका तरीका खेलने का जरूर पसंद आया है। टेस्ट क्रिकेट में जरा सा चार्म आया है, जरा सा मतलब देखने में बड़ा मजा आया है कि अब वो टेस्ट क्रिकेट को उन्होंने किस तरीके से इनोवेट किया। आई थिंक हम लोग कभी कभार बहुत ज्यादा रिजिड हो जाते हैं, हम कहते हैं कि भाई ये चीज है और ये बस इसी तरीके से चलेगी। आई थिंक दुनिया में आप देखें चीजें चेंज होती हैं, लोग इनोवेट करते हैं, और आपको उनको उनका ड्यू क्रेडिट देना चाहिए किस तरीके से उन्होंने इस गेम में इनोवेशन लाई है। लेकिन अगर आप उनकी बॉलिंग देखें, उनकी बॉलिंग का डिसिप्लिन नहीं हटा। उनको अभी भी पता है कि आउट तो 20 करने हैं, तो वो 20 आउट करने के लिए जो उनकी बॉलिंग है वो भी देखने वाली है। तो आई थिंक उनको क्रेडिट देना चाहिए जिस तरीके से उन्होंने गेम को इनोवेट किया। शान, बस दो सवाल और क्विकली। एक, आपने 20 विकेट्स की बात की। पाकिस्तान को इस साल अपने होम सीजन में जो है 5 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, 2 बांग्लादेश के साथ, 3 इंग्लैंड के साथ। तो 20 विकेट्स लेने के लिए पाकिस्तान में कितने बॉलर्स चाहिए होंगे? मैं पर्सनली अक्सर देखता हूं कि पाकिस्तान शायद थोड़ा डिफेंसिव हो जाता है, 3 बॉलर्स या एक ऑलराउंडर के साथ चले जाते हैं। तो आपकी इसमें क्या प्लानिंग होगी? देखिए मतलब एक तो 8 महीने काफी दूर होते हैं, 8-9 महीने। बट आई थिंक आपने बहुत अच्छी बात की। आई थिंक हमें कहीं ना कहीं चांस लेना होगा। एक तो विद द टाइप ऑफ विकेट्स वी प्रोड्यूस, ऑब्वियसली वेदर बेयरिंग। अगस्त में बहुत गर्मी होती है, अक्टूबर में भी काफी गर्मी होती है, तो हमें काफी चीजें उसको देखनी होगी। सेकेंडली, 8 महीने इतने दूर होते हैं, आपको ये भी देखना होगा कौन से सेट ऑफ प्लेयर्स अवेलेबल हैं। तो कोशिश यही करेंगे कि जो हमारा एक कोर ग्रुप है, इवन स्क्वाड है, हम उसको काफी जल्दी अनाउंस करें ताकि उसमें एक तरीके से क्लैरिटी हो कि पाकिस्तान इस तरीके से क्रिकेट खेलना चाह रहा है। थर्डली, आपको ये भी देखना है कि किन कंडीशंस में आपकी आपकी टीम थ्राइव करेगी। जहां तक आपने बात की, हो सकता है कि उस तरीके से बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस ना ना हमें मतलब शायद पॉसिबल ना हो उस तरीके से कोई सीम फ्रेंडली या स्पिन फ्रेंडली विकेट्स बनाने का। वहां में भी आपको एक्स्ट्रा बॉलर भी खिलाना होगा। तो हमें सारे कॉम्बिनेशंस देखने हैं। बट देखें, आई थिंक एक चीज तो हम करने को तैयार हैं, हम रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। हमने अपना गेम बेहतर करना है, हमने अपनी टेस्ट क्रिकेट की क्वालिटी बेहतर करनी है। आई थिंक अगर हम रियलिस्टिकली देखें, ऑस्ट्रेलिया में रियलिस्टिकली हमारे पास 2 बहुत बड़े चांसेस थे टेस्ट मैचेस जीतने के लिए, हम नहीं जीते। और लेकिन हमने एक स्टेप अच्छे डायरेक्शन में लिया है। लेकिन आई थिंक यही हमारी टीम की एक निशानी होगी कि हम चाह रहे हैं कि हम रिस्क लें, हम चाह रहे हैं हम थोड़ा सा इनोवेट करें अपना गेम, हम चाह रहे हैं हम अपना गेम ऐसी जगह लेकर जाएं जहां हमारी अपनी आइडेंटिटी बने, और एक अच्छे अट्रैक्टिव वे में हम टेस्ट क्रिकेट खेलें। शान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बड़े कीमती वक्त से जो है हमारे लिए भी टाइम निकाला। और ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग टेस्ट मैचेस। आई नो कि अभी थोड़ी देर बाद है, लेकिन उससे पहले जो है ऑब्वियसली पीएसएल है आपके लिए, कराची किंग्स भी आपने ज्वाइन की है, तो ऑल द बेस्ट विद दैट। थैंक यू मजहर भाई, थैंक यू सो मच।